चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों का क्या क्लास हुआ था? ज्योग्राफी का होती है। ऑनलाइन बहुत सा बच्चा बोला था, लेकिन सब घर वर में है। सब शायद माहौल बना रहा है 26 के बाद ही आने का, है ना? क्योंकि सब सोचता है कि एक बार दे ही के देख ले पहले। ठीक बात भी, अपना अपना लॉजिक है। तो हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट ही रहे बहुत दिनों तक, लेकिन इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना? खैर, ये तो सिलेक्शन तो हो जाता है आदमी का मेहनत करते करते। इसके अलावा भी मेरा नेट जेआरएफ आप जानते होंगे, है ना? वो हम पहले से क्वालिफाइड हैं और काफी 3-4 सालों से लगभग पढ़ा रहे हैं। खैर, हमारे साथ आप क्या पढ़िएगा? वो भी मॉडल, है ना? आपको पता होगा काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे आप बिना साइंस, बिना करेंट अफेयर के नहीं निकाल सकते हैं, तो बिना हिस्ट्री के भी नहीं निकाल सकते, और कंपैरेटिवली इजी ही है। आज भी इतना क्वेश्चन का पैटर्न बदला, लेकिन ये कंपैरेटिवली सब में काफी ज्यादा। अच्छा, हिंदी माध्यम है ना, तो थोड़ा इजी ही रहता है, थोड़ा आसानी रहता है। और लगभग मॉडर्न हिस्ट्री के, टोटल हिस्ट्री के अगर मान लीजिए कितने सवाल आते हैं आपके हिसाब से? 30-35 तो आता ही है ना? 30 से 35 आते हैं। तो मॉडर्न के कम से कम 25 से 35 आए, तो लगभग 30 तक मॉडर्न का ही रहता है। उधर 2-4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। खैर, कुछ नहीं भी रहता है तो इतना जरूर रहता है। और मेंस में 114 नंबर का रहता है। तो ये आपका कम से कम मेरे साथ 114 प्लस 25 कितना हो गया? 139 नंबर का कार्यक्रम है, पीटी से लेकर के मेंस तक। ये भी रटा रटाया सवाल ही आता है। तो रटा रटाया सवाल में ही ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप कुछ बेहतर लिखें। आपका क्या होना चाहिए? अप्रोच कम से कम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि सब कोई को वही आएगा। एक्ट ऑफ 1909 क्या है, 1861 का काउंसिल एक्ट क्या है, यही आएगा। तो उसमें आप बहुत चीजें बदल नहीं सकते। तो वहाँ थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, या आप लिख रहे हैं तो उसमें कुछ किसी विद्वान का मत लिख दिए, किसी स्कॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू लिख देंगे, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। चलिए, आज हम एक चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करते हैं, बाकी तो आपके साथ 3 दिन चलेगा ये सब कार्यक्रम। मॉड आधुनिक जो है, जो आधुनिक इतिहास है, किस वक्त आधुनिकता शुरू हो गई बताइए? आज तो आपका डेमो है, तो हम पढ़ाएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे। आधुनिकता कब से माना जा सकता है कि आधुनिक हो गया, इतिहास आधुनिक हो गया? ऐसा तो मेरे हिसाब से आपका भी अपना, आप भी ग्रेजुएट होंगे, तो आपका भी ये मत तो नहीं होगा कि किसी दिन सब उठे और बोले कि आज से क्या हो गया, आधुनिक शुरुआत हो गया। ऐसा होगा? पॉसिबल नहीं है। तो किसी ना किसी विद्वान का ये मत रहा होगा कि इस क्षण को क्या माना जाए, आधुनिक माना जाए, पढ़ने के दृष्टिकोण से, उस पर अध्ययन करने के दृष्टिकोण से। तो बहुत से विद्वान हुए, उसमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है। अपने काम का जो है वो क्या है, 1817 में एक किताब आई। ठीक है, ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब का नाम है, तो नाम तो सेम ही रहेगा। किताब की क्या नाम है? ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, यही हिंदी है इसका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखा है जी? क्लास 6 या 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ। किसने लिखा है ये किताब? जेएस, सॉरी, जेएस मील ने। किसने लिखा है? जेएस जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने क्या लिखा है? ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और कहा कि भारत को पढ़ने के दृष्टिकोण से, भारत पे अध्ययन करने के दृष्टिकोण से, हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। कई बार ये सवाल एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ से लेकर के यूपी पीसीएस तक में इधर उधर आया हुआ है। किस 3 खंडों में बांटा? कहा कि पुराने काल को, जिसको हम प्राचीन भारत कहते हैं, उसको इसने क्या कहा? हिंदू काल। क्या कहा? तो इसी तरह मिडिवल को क्या कहेगा? इस्लामिक काल या मुस्लिम कह सकते हैं। इस्लामिक ही ज्यादा सही रहेगा। कौन सा काल कहा? इस्लामिक काल, क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत आया, ये आया, वो आया, मुगल आए। लेकिन इस हिसाब से आप
ब्रिटिश के आगमन को क्या कहना चाहिए था? क्रिश्चियन। लेकिन इसने क्या कहा? तो बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पीवाईक्यू आया हुआ है कि ब्रिटिश, एक तो जनरल पीवाईक्यू आया हुआ है कि जे इनमें से कौन सी पुस्तक जेएस मिल ने लिखी, तो ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ। उलट के आ गया कि ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? जेएस मिल। ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो जेएस मिल ने लिखी प्रकाशित हुई, कब हुई? तो हवा में नहीं पूछ रहा, एक बात को और समझना कि कोई भी सवाल हवा में हो सकता है कि हमको उसका कॉन्टेक्स्ट पता ही, उसके पीछे की कहानी या पीछे का संदर्भ मुझे प्रकाश में, मेरे प्रकाश में ना आया हो, मेरे संपर्क में वो बात ना आई हो। लेकिन कोई भी चीज हवा में नहीं पूछता। हवा में इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि ये डेट जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन किया। और दूसरी बात, आपके लिए दो ही सोर्स है मेरे सब्जेक्ट में, बाकी कोई अपना अपना सबका मत हो सकता है। मेरे सब्जेक्ट में मेरे देखे, और हमको उससे सफलता भी मिला, मेरे देखे दो ही सोर्स है। एक है एनसीईआरटी, जिसपे ये नहीं कि आज शुरू किए तो 6 साल तक कि 6 महीना तक एनसीईआरटी ये पढ़, नहीं, उसको एक बार क्या करना, पूरा रीडिंग दे देना। ये नहीं कि मैं एनसीईआरटी का नोट्स बना रहा हूं, वो नोट्स नहीं है बाबू। छठा का किताब तुम्हारे लिए नोट्स ही है, उसको क्या करना, वो रीडिंग दे देना। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो एक आध लाइन में, मतलब पूरा छठा का किताब आपके पास 2-4 पेज में सीधा पॉइंट वाइज होना चाहिए। इसी तरह सतमा आठवां नौमा वर्ल्ड वाला को इग्नोर कर देंगे, नौमा या आठवां में होगा, खैर ये बात हुआ। और आपके पास एक चीज होना चाहिए पीवाईक्यू। क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर का सवाल सब। उसके लिए घटना चक्र का भी किताब है, उसमें आपको स्टेट पीसीएस का मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास यूपीएससी, यूपीएससी सिर्फ वो नहीं, सिविल सर्विसेज वाला नहीं, कौन सा, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, उसमें क्या क्या यूपीएससी सवाल। क्योंकि देखिए, अगर आपने दिया होगा, आप लोगों में से किसी ने दिया है एनडीए सीडीएस का एग्जाम? नहीं दिया है? हाँ, तो मैंने सीडीएस का भी रिटर्न एक बार क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो सीडीएस में भी क्या होता है ना, या सीएपीएफ में, वो एनसीईआरटी का सवाल को ही जस का तस पूछता है। तो जब जस का तस पूछता है और अगर आप उसका पीवाईक्यू पूरा पढ़ लेंगे पिछले 10-5 साल का, तो आपका एनसीईआरटी थ्रू पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अब हम लोग पढ़ते हैं। तो जेएस मिल ने कहा कि पुराने काल को क्या कह दिया कि हिंदुओं का काल था, बीच में कह दिया इस्लाम में। लेकिन अब देखिएगा, बहुत समस्याएं हैं इस काल में। अगर ये हिंदुओं का काल था तो अशोक क्या था? अशोक तो बौद्ध हो गया था। खारवेल क्या था? अगर आप एंशिएंट पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़िएगा, हम आपको एक संदर्भ दे, तो खारवेल तो जैन था। तो सिर्फ हिंदू राजा उस वक्त इस्लामिक। क्या मिडिवल में सिर्फ इस्लामिक राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य क्या था? विजयनगर साम्राज्य का नाम सुने होंगे, तो वो तो हिंदू साम्राज्य था। राजस्थान में जितने राजपूत राजा थे वो क्या थे? सब तो हिंदू थे। तो ये क्या दिखता है कि ये जो बातें उसने कही वो प्रामाणिक बातें, उसने बस अपने आप को और अपने काल को क्या कह दिया कि हम लोग कोई धर्म, और हम लोग क्या है, आधुनिक बनाने आए हैं, सभ्यता को फैलाने आए हैं, है ना। तो ये एक बात आपको याद रखना, ये इसलिए संदर्भ दिए क्योंकि ये सवाल कई बार आया। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चलती हैं। मोर और लेस मैप, इसके सुंदरता पे नहीं जाना, काम पे देखना है। 18वीं सदी का भारत कहाँ पे? 18वीं सदी का मतलब 1700 से 1799 को कहते हैं, है ना, 18वीं सदी। आधुनिक काल को हम लोग जो सामान्यतः सामान्यतः इस पे 50 तरह के मतभेद हो सकते हैं। हमारा काम मतभेदों पे चर्चा करना, हम लोग कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। सामान्यतः जो माना जाता है, एक व्यक्ति हुआ औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707। और यहां से मुगलों में एक काल शुरू हुआ जिसको कहते हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आगे आकर के समय में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनीज भारत में रहती है अभी भी हैं, क्योंकि वास्को डी गामा भारत कब आ गया? 1498 में, दिल्ली सल्तनत के समय ही आ गया।
1498 में भारत में दिल्ली सुल्तान कौन है? सिकंदर लोदी। जब हम लोग तरीके से पढ़ेंगे तो सब कुछ को देखते हुए चलेंगे। आज एक चैप्टर का हम लोग डेमो करते हैं। उत्तर मुगल काल की एक विशेषता है, उत्तर मुगल काल में भारत जो है उसमें बहुत से राज्यों का उत्थान हुआ। पहले क्या था, अकबर थे और औरंगजेब तक, अकबर से लेकर के हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ये सब लेकर के भारत क्या था, एक एकीकृत प्रदेश था। मोर और लेस ऐसे नहीं, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन फिर भी एक राजा था, मुगल शासन। भारत पे किसका शासन था? लेकिन जब उत्तर मुगल काल, आप सुने होंगे कि उत्तर मुगल काल बड़े कमजोर राजा हुए। उत्तर मुगल काल में फर्रुख सियर हुआ, बहादुर शाह हुआ, जहानदार शाह हुआ, फर्रुख सियर हुआ, दौला, दर्जात, मोहम्मद शाह रंगीला, XYZ। तो ये लोग क्या थे? मजबूत शासक। जब ये मजबूत शासक नहीं थे तो क्या होगा? अब आज आप समझिए, आज के डेट में कोई भी बड़ी पार्टी टूटती है तो फिर क्या होती है? उससे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज में आपने ऐसा देखा होगा। अभी मान लीजिए कांग्रेस में राहुल गांधी ना रहे तो क्या होगा? कांग्रेस एक रहेगी? नहीं। हर राज्य में छोटा छोटा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जनता पार्टी का आपने नाम सुना होगा। 1977 में भारत में सरकार बनी किसकी? जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी की। 80 में सरकार गिर गई। उसके बाद जनता पार्टी से क्या हुआ? बहुत सी पार्टियां बनी, लोक दल, ये दल, समता पार्टी। वही समता पार्टी आगे चल करके क्या बन गई? जेडीयू बन गई, है ना। तो जब भी कोई बड़ा चीज टूटेगा तो 10 भागों में फैलेगा। तो चूंकि उत्तर मुगल काल में शासन, दिल्ली क्या हो गया? दिल्ली क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो आप देखिएगा कि यहां पे कौन सा राज्य बनता है? बंगाल निकलता है। देखते हैं हम लोग जब एक एक करके बाकी के बारे में पढ़े कि बंगाल निकलता है मुर्शीद कुली खान के द्वारा। फिर मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, वो एक बंगाल का चैप्टर है। आप देखते हैं कि कुछ समय पहले से ही मराठा जो थे वो शिवाजी के टाइम से ही थोड़ा वर्चस्व में थे, और उत्तर मुगल काल में जब दिल्ली और कमजोर होती है तो हम देखते हैं कि बाजीराव वन, जिन पे फिल्म भी बना, वो भी काफी मजबूत हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य निकलता है, उसका क्या नाम है? साम्राज्य पहले से था, अभी थोड़ा मजबूत हो जाता है। ठीक है। यहां पे हम देखते हैं कि मैसूर क्या निकलता है? मैसूर। ऊपर में हम देखते हैं क्या निकलता है? पंजाब। क्यों निकला? क्योंकि मुगल शासन क्या हो चुका है? कमजोर। इसीलिए इसीलिए चूंकि मुगल शासन के कमजोर होने से भारत में विकेंद्रीकरण हो गया, तो इसीलिए इस युग को क्या कहा गया? 18वीं सदी को अंधकार का युग। क्या कहा गया? कि जो मुगल शासन में एकीकृत भारत था वो क्या हुआ? उत्तर मुगल काल में भारत विकेंद्रीकरण कर गया राजनीतिक तौर पर। तो इसी युग को कहा गया है अंधकार युग। कई बार सवाल आया है, इनमें से निम्नलिखित में से किस युग को अंधकार का युग है? 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं और 19वीं। अलग अलग एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बीपीएससी का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो किस शताब्दी को कहा गया? तो कारण, इस 18वीं शताब्दी को अंधकार का युग कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन कारण उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त होगा? कि उत्तर मुगल काल में राजनीतिक तौर पर क्या हो गया? भारत में क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका उभार हुआ, विस्तार हुआ, और जो केंद्रीकृत मुगल व्यवस्था थी वो क्या हो गई? ढह गई, वो कमजोर पड़ गई। ये एक कारण है। अब देखिए हिस्ट्री कैसे कनेक्ट होगा चीजें। तो ये एक बात हुआ कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, देश में ऐसा ऐसा तो हुआ है, ऐसा तो हम सुने हैं, पढ़े हैं, पढ़ लेंगे। ये एक बात हुआ। अभी शुरू नहीं होगा क्लास शुरू कैसे हो सकता है? अभी अब दुनिया के संदर्भ में चलता है, अब बातें कनेक्ट होंगी। अब इसको भूल जाओ, ठीक है? भूल गए, भूल जाओ इसको कि कुछ बोले थे। अब आप, अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे कहीं पे कौन सा कॉन्टिनेंट होगा जिसके नीचे एक और कॉन्टिनेंट है? यूरोप। क्या है? यूरोप। और यहाँ पे क्या है? अफ्रीका है। आज सुपर पावर कौन है दुनिया में? चाइना, अमेरिका, रशिया, ये सब सुपर पावर है। तो दुनिया में समय समय पे सुपर पावर, अभी 70 साल पहले तक अंग्रेज थे सुपर पावर, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्चस्व खत्म हो गया। अब ये पीरियड चल रहा है। यहाँ पे एक जगह है टर्की, टर्की का आप लोग नाम सुन, तुर्की है जो हो गया है। और टर्की में एक जगह है कस्तुनतुनिया। क्या है? कस्तुनतुनिया।
इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट। इस कहानी को भूल जाओ, इस कहानी से भी जुड़ेगा 5 मिनट बाद। कस्तुनतुनिया। अब होता यूं था कि यूरोप से व्यापारी निकलते थे और टर्की होते हुए भारत या फिर चाइना, और व्यापार एकदम चरम पे। लेकिन यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में एक युद्ध चलता था, क्रूसेड, धर्म युद्ध। क्या चलता था? बहुत रिसर्च नहीं करना है, सुनिए खाली। क्या चलता था? धर्म युद्ध, अंग्रेजी में क्रूसेड कहते हैं। ये चलता था इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच में। किसके बीच में? मुसलमानों और। एक डेट आया वर्ल्ड हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, आप लोग भी स्कूल में जरूर देखे होंगे, 1453। और क्या हुआ? कस्तुनतुनिया का पतन हो गया। क्या मतलब है इसका? पहले यहाँ पे क्रिश्चियंस का कब्जा था, अब यहाँ पे किसका कब्जा हो गया? इस्लामिक। इस्लामिक कब्जा हो गया, मुसलमानों का इस पे कब्जा हो गया। तो मुसलमानों ने क्या कह दिया इनको कि अब हम ट्रेड करने नहीं देंगे। क्या करने नहीं देंगे? तो ट्रेड तो करना होगा, पैसा तो। कहा कि ट्रेड करना है तो बहुत ज्यादा टैक्स देना होगा। तो कोई टैक्स देना चाहता है? देखते हो ना, घर में इनकम टैक्स कटता है तो क्या बोला जाता है? अरे यार सरकार सब पैसा काट लेता है। तो टैक्स देना कोई नहीं चाहता। अब यहाँ पे आप लोग अगर ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी आइडिया होगा बचपन का, जीके का भी, तो एक पेनिनसुला है, इबेरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला आप लोग समझते होंगे, प्रायद्वीप, जो 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है। और एक दो देश है, बड़ा अभी फुटबॉल भी चल रहा है चर्चा में, स्पेन और पुर्तगाल। उस वक्त का सुपर पावर कौन था? स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है। अब स्पेन और पुर्तगाल के बारे में जानिए। एक तरफ पुर्तगाल है, एक तरफ स्पेन है। ये दोनों उस समय वर्ल्ड की क्या है? सुपर पावर्स। यहां से ट्रेड नहीं हो सकता, तो अब ये लोग नया रास्ता खोजते हैं। और इसी में एक एक और देश अभी फुटबॉल में था, केप वर्डे। वो भी बड़ा फीफा में खेला। क्या नाम है इस देश का? ठीक है, ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में क्या है? केप वर्डे। ये समय है 1494 का। 50 साल, 40 साल, 40 साल बीत गया। एक ट्रीटी होती है, बहुत आपके संदर्भ का बात नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। टॉर्डेसिलस की संधि। और टॉर्डेसिलस की संधि में यह कहा जाता है कि यहां से एक काल्पनिक रेखा, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा खींची जाएगी। स्पेन क्या जाएगा? रेखा के इस तरफ जाएगा। इसीलिए आज के डेट में अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सब में क्या बोली जाती है? स्पेनिश बोली जाती है। क्योंकि स्पेन कहाँ चला गया? मेसी क्या बोलता है? मेसी की भाषा क्या है? अर्जेंटीना का स्पेनिश भाषा। क्योंकि स्पेन कहाँ चला गया? केप बर्डे के इस दिशा में, है ना, ईस्ट साइड में। और पुर्तगाल को क्या बोला गया? इसीलिए भारत में स्पेनिश का नहीं, किसका आगमन हुआ? तो इसका कारण कहां पर है? इसका कारण वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब आप इन दोनों कहानी को मर्ज कर दो। जब स्पेनिश, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर पुर्तगाली कंपनी ने ये किया वो क्यों, एक अलग, हम अभी बस कनेक्ट कर रहे हैं। अब इस कहानी दोनों को आप मर्ज कीजिए। कहानी ये है कि जैसे स्पेन आया 1498 में, 100 साल बाद अंग्रेज आ गए, तुरंत डच आ गए, उसके 50-60 साल बाद फ्रांसीसी आ गए। मतलब यूरोपीय कंपनी भारत में आने लगी। और भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति क्या? मजबूत है राजनीतिक रूप से, केंद्रीय सत्ता कमजोर है, कमजोर है। अब ये दोनों कहानी को जब आप मर्ज करते हैं तो मतलब एक अंधकार युग में बैठे हुए भारत पर विदेशियों का आगमन, आक्रमण नहीं हुआ है, क्या हुआ है? आगमन हुआ। अब तुम देखो, विदेशी आ गए समय के साथ। 1498 में या 16, तो फैक्ट बात है, फैक्ट तो हम लोग देखते रहेंगे, पढ़ेंगे तो फैक्ट ही फैक्ट चलते रहेगा। अभी बस कंसेप्ट आप देखिए चीजों को। एक कमजोर भारत में कौन पहुंच गया? यूरोपीय कंपनियां पहुंच गई धीरे धीरे, 100-150 साल में सब अपनी अपनी जगह स्टैब्लिश हो गई। यहाँ मैसूर, यहाँ मराठा, यहाँ बंगाल, यहाँ सिख, बड़े बड़े 4 राज्य भी, और ऐसे बहुत से राज्य। यहाँ पे सिख है, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे मैसूर है, यहाँ पे मराठा है। ठीक है। कंपनियां कौन कौन सी पहुंच गई? मुख्यतः पुर्तगाली और अंग्रेज और डच और
फ्रांस। अब आप एक बात समझिएगा, जो आप आगे चैप्टर पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं आप, तो एक तो आप ये पढ़ते हैं कि भारत की स्थिति क्या थी। तो अब 3-4 चैप्टर तो हम पढ़ते हैं कि बंगाल था, मुर्शिद कुली खान ने बताया, मुर्शिद कुली खान की ये नीतियां थी, मुर्शिद कुली खान के वंशज शुजाउद्दीन थे, उसके बाद सरफराज थे, उसके बाद अली वर्दी खान ने मार दिया, सिराजुद्दौला आया और पलासी और बक्सर हो गया। एक बात, लेकिन अब इस बात को समझिए आगे क्या होता है। मतलब अब भारत कमजोर है और यहाँ बहुत सी कंपनियां, अब दो लड़ाई चलेगा। कितना लड़ाई चलता है? दो। एक लड़ाई इनके बीच में, इसको इस बात में समझिए। आप अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक लड़ाई आपका किससे है? क्लासरूम में है, मतलब जो भी 4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सबसे आपकी एक फाइट है, आप सिलेक्ट हो गए। इनका आपस में एक फाइट होगा वर्चस्व का कि टॉपर हम लोग में से कौन। तो हम लोग को चूंकि इतिहास पता है, तो टॉपर कौन बनेगा? अंग्रेज बनेगा। लेकिन जब अंग्रेज टॉपर बन जाएगा, आप सर्विस में चल गए, तो युद्ध खत्म हो गया क्या? वहां भी है प्रमोशन, पोस्टिंग, सीनियर का चमचागिरी, अच्छा बात खराब बात, पैसा कमाना, ईमानदार रहना, वो भी एक संघर्ष अपने आप में है। तो यहां तो हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज क्या करते हैं, सबसे पहले दो फ्रंट पे लड़ाई करते हैं। अंग्रेज किससे लड़ते हैं? दो फ्रंट पे। एक लड़ते हैं यूरोपीय कंपनियों से, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों को बैटल ऑफ किस युद्ध में हरा दिया भैया? तो आपको थॉमस बेस्ट के द्वारा उनको स्वाली के युद्ध में हरा दिया। और पुर्तगालियों की कहानी पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा एक लाइन में तो होगा नहीं, स्वाली में हरा दिया। फिर देखते हैं बैटल ऑफ बेदारा में डच को हरा दिया, डच भी। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस में फ्रांसीसियों को हरा दिया, फ्रांस भी खत्म। तो बचा कौन? अब अंग्रेज को किससे लड़ना होगा? और यहीं पे फिर आप पढ़ते हैं कि एंग्लो कार्नेटिक वॉर हो गया, आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो गया। फिर आप पढ़ते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। जब मैसूर के बारे में पढ़ते हैं तो टीपू सुल्तान और हैदर अली को पढ़ लेते हैं और फिर मैसूर से लड़ा देते हैं। फिर आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। फिर आंग्ल आगे चल के सिख होगा, और उसके पहले बंगाल में पलासी बक्सर, दुनिया जानती है कि ये बात तो पलासी ये हुआ था, बक्सर। समझ गया चैप्टर कैसे चलता है? अब देखिए, जब अंग्रेज, ये भी क्लियर है हम लोगों को कि अंग्रेज ने भारत पे राज तो किया है, मतलब इन लोगों को एक एक करके हरा दिया। अब बताइए, अंग्रेज हरा देगा तो रोज यहां मार काट करेगा? मोदी जी सरकार में आ गए तो रोज क्या करेंगे? रोज लड़ाई करेंगे? क्या करेंगे? प्रशासन को मजबूत करेंगे। अब अंग्रेजों का हुकूमत कहां हो गया है? इंडिया पे हो गया है। अब अंग्रेज क्या करेंगे? भारत में पैसा कमाने का, तो अंग्रेज लाएंगे अपनी आर्थिक नीति। क्या लाएंगे? अब आर्थिक नीति कई प्रकार की है, जिसमें आप एक पढ़ते हैं महलवारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी। वो क्या हुई बेसिकली? भू राजस्व नीति। क्या हुई? है ना, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व नीति। इसके अलावा इनका व्यापारिक नीति भी कुछ होगा, भाई व्यापार भी तो करना है, खाली पैसा टैक्स से थोड़ी, व्यापारिक नीति भी है, तो व्यापार के लिए भी करेगा। इतना से काम चलेगा? और क्या करना होगा? क्या अंग्रेज जब यहाँ बैठे हैं तो उनको यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी व्यवस्था करना होगा, तो यहीं से ये क्या लाएंगे? अपनी न्यायिक प्रणाली, जिसका हम लोग आज तक लगभग लगभग मोर और लेस उसी तरह से चल रहे हैं। न्यायिक प्रणाली क्या सिर्फ न्यायालय से हो जाएगा? नहीं, तो पुलिस व्यवस्था भी लाएंगे। जो दरोगा थाना आप लोग आज सुनते हैं, वो किसका देन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ये जो थाना का कंसेप्ट आया वो किसने लाया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो अपनी थाना, इससे भी काम चल जाएगा। तो वो लाएंगे अपनी शिक्षा नीति, जो आप पढ़ते हैं मकौले मिनट। 2 फरवरी 1835 को आंग्लवाद और प्राच्यवाद के बीच संघर्ष हुआ और फैसला लिया गया कि कैसी शिक्षा दी जाएगी? अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी। तो अपनी शिक्षा नीति। फिर अंग्रेज क्या करेंगे? हमारे अंग्रेज दूसरे कल्चर से हैं, दूसरी संस्कृति को मानते हैं। हमारी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जो ये संस्कृति है, उससे उनको, और वो शिक्षा दे दी है, तो एक मध्यम वर्ग का क्या होगा? उत्थान होगा। वो मध्यम वर्ग क्या मांगेंगे इनसे? सामाजिक, धार्मिक, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। तो वहां पे हम फिर पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दलितों के लिए ये स्त्रियों के लिए क्या हुआ, तो सती हटाया, ये जो बच्चों को मार दिया जाता था लड़कियों को वो हटाया। इसी तरह की चीजें, मतलब सामाजिक और धार्मिक क्या उनकी प्रगति हुई। और अब एक बात बताइए, ये सब नीतियों लाएंगे, पहले तो अपने आप में लड़े 4 कंपनियों से, जब जीत गए तो भारतीय राज्यों से लड़े, वो भी जीत गए, तो रोज लड़ाई तो नहीं करना, व्यवस्था बनाए। क्या उनकी आर्थिक नीतियों से किसानों को दिक्कत होगी? तो वहीं पे होगा किसान विद्रोह। क्या उनके नीतियों से जनजातीय लोगों को दिक्कत होगी? तो वहीं पे क्या चैप्टर बन गया फिर, ट्राइबल रिवोल्ट, जनजातीय विद्रोह। क्या उनके नीतियों से शिक्षा पे प्रभाव पड़ा? मिडिल क्लास का उत्थान हुआ, मध्यम वर्ग का। क्या वो जो सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप करेंगे, भले ही अच्छे के लिए करें, लेकिन क्या उसे जो रूढ़िवादी तबका है उसको दिक्कत होगा? होगा। तो ये सब दिक्कत मिलते 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 कहां पे जाकर के एकजुट हो जाता है, 1857 की क्रांति। वो चैप्टर कनेक्टेड है सर। जब 1857 की क्रांति हो जाएगी और भारतीय जो भी लोग लड़ने का प्रयास करेंगे वो परास्त हो जाएंगे, लेकिन इस बीच में कंपनी को भी ये, ब्रिटिश सरकार को भी ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी के बस का अब भारत चलाना नहीं है। तो फिर कंपनी का राज किसको दे दिया जाएगा? क्वीन को दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा? महारानी विक्टोरिया स्वयं धारण कर लेगी। आप लोग जब डिटेल में पढ़ेगा, हम तो 2 मिनट में आपको समाप्त कर रहे हैं। और उसके बाद भारत का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी से उठ करके किसके हाथ में आ जाएगा? सीधे ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में आ जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट से संशोधन के लिए कांग्रेस आती है धीरे धीरे। कांग्रेस में नरमपंथी, गरमपंथी, फिर उनसे भी कुछ नहीं होता तो क्रांतिकारी दल, उनसे भी जब कुछ नहीं होता तो गांधी का आगमन होता है, और फिर गांधी अपनी नीतियों को लेकर के आगे चलते हैं। गांधी की नीतियां भी पूरी जब नहीं पड़ती हैं तो कम्युनिस्ट आंदोलन भी होगा, लेबर मूवमेंट भी होगा, ट्रेड यूनियन वाला भी होगा, श्रमिक आंदोलन, समाजवादी आंदोलन भी होगा, फिर भगत सिंह भी रहेंगे, फिर आपका सुभाष चंद्र बोस से खटपट होगा, तो सुभाष चंद्र बोस भी अपना एक आंदोलन चलाएंगे। इस आंदोलनों के बीच में अंबेडकर जी को क्या लगेगा कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन दलितों का उत्थान, तो वो अपना दलितों का आंदोलन चलाएंगे। और सब कुछ होते होते लास्ट में दुनिया में ऐसी परिस्थिति बनेगी 1940 के बाद, 1939 के बाद, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के चलते अंग्रेज काफी क्या करेंगे, दबाव महसूस करेंगे, और भारत को क्या कर देते हैं, लास्ट में आजाद कर देते हैं। कुछ हमारा योगदान रहा, कुछ ऐसी दुनिया में परिस्थितियां बनी, और उसके बीच में क्या क्या हुआ यही आपको पढ़ना है। बोलने में तो 15-20 मिनट लगा, लेकिन इसको पढ़ाने में कम से कम 1 महीना 30-35 दिन लगेगा। हाँ, 50 दिन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात, अब चलिए, ये तो मैंने सिलेबस को 15-20 मिनट में समाप्त किया। अब हम एक चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो शुरू से चलेगा, ये बस एक चैप्टर के तौर पर आपको पढ़ा। 18वीं सदी में 1707 में किसकी मृत्यु हो गई है? औरंगजेब। उसके बाद कौन राजा बनता है? बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन के बाद बनता है जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद बनता है फरूख शिया। लेकिन बंगाल का एक ऐसा केस है कि बंगाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था जी? बंगाल के व्यक्ति में, बंगाल में जो व्यक्ति था उसका नाम था मुर्शीद कुली, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान से 2-3 सवाल, अब हम ये तो हम कंसेप्चुअल बता दिए, अगर आपको पकड़ने का क्षमता होगा आपको पता चल गया होगा कि वो उतना कंसेप्ट है, अब हम आपको फैक्ट के लेवल पे लाते हैं। मुर्शीद कुली खान को कहा जाता है, एक सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल आया, कि वो कौन सा आखिरी प्रशासक था, गौर से सुनना, वो कौन सा आखिरी प्रशासक था जिसको मुगलों ने बंगाल में बैठाया। ये कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि बंगाल के नवाब शाही का फाउंडर कौन है? मुर्शीद कुली खान। तो यही वो आखिरी व्यक्ति था जिसको औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज से बंगाल कौन संभालेगा? मुर्शीद कुली खान। तो उसको बैठाया किसने? मुगलों ने।
लेकिन इसने अपने आप को क्या कर दिया वहां पे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र घोषित कर दिया। समझ गए? तो ये सवाल हो गया। एक तो सीधा सवाल है कि बंगाल का फाउंडर कौन, तो मुर्शीद कुली, लेकिन इसी को घुमा करके पूछ दिया एग्जाम में कि मुगलों के द्वारा आखिरी बैठाया गया व्यक्ति बंगाल में कौन था? कौन था? मुर्शीद कुली खान बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व है। 1717 में ये बंगाल का कब एकाधिकार स्थापित कर देता है? 1717 में। इसको फाउंडर ऑफ बंगाल, फाउंडर ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल में राजशाही की स्थापना इसने की। लेकिन इसने एक बहुत अच्छा काम किया, इसने कभी ये नहीं कहा कि हम मुगलों से बाहर। बात मानता, आप मेरा बात नहीं मानिएगा, लेकिन ये नहीं कहिएगा कि सर हम आपका बात अब बस कह नहीं रहे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण था? कह देता, कह देगा तो अभी भी मुगल बादशाह की इज्जत तो है, मुगल बादशाह की इज्जत हमेशा रही। इसीलिए आप देखिएगा 1857 में आपने कहानी सुना होगा कि किसको देश का नेता घोषित किया गया? शहंशाह हिंदुस्तान। कुछ पढ़े हो आगे पीछे? किसको कहा गया था? बहादुर शाह जफर को। वो कौन है? मुगल बादशाह। 1857 में, मतलब ये सब इन लोग का लुटिया डूबने के भी 150 साल बाद उसका इज्जत कम नहीं हुआ था। पावर कम हो गया था, सब कुछ कम हो गया था, इज्जत कम। तो इस वक्त तो इज्जत है ना। तो ये बिना मतलब का लड़ना, जो भी होशियार आदमी होता है वो बिना मतलब का कभी उलझता। इसको लग रहा था कि जब बिना गाली दिए काम चल जाएगा तो गाली देने की कोई जरूरत, होशियार बन के गाली देने से कोई फायदा नहीं है ना। मुर्शिद कुली खान के बारे में दो बात सबसे पहले याद रखेंगे, 5-6 बातें जिसमें दो बात। इसका ओरिजिनल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था इसका? मुर्शिद कुली खान तो इसने अपना टाइटल रख लिया। क्या नाम था जी इसका? ये डक्कन का था। डक्कन जानते हो ना, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र वाला रीजन जहाँ काली मिट्टी मिलती है, डक्कन का था। इसका ओरिजिनल नाम था, शॉकिंग नाम है, सूर्य नारायण मिश्रा। क्या नाम था? सूर्य नारायण मिश्रा सीधा क्या बन गया? मुर्शिद कुली खान। तो ये कहाँ का था जी? डक्कन का था। क्या नाम था इसका? सूर्य नारायण मिश्रा। अब अगर फैक्ट के लेवल पे ये बात पूछ दे तो बहुत ज्यादा ही हो गया, लेकिन आप कुछ किताबों को अगर अध्ययन कीजिएगा, मेरा सलाह रहेगा मत कीजिएगा। उतना अध्ययन हम कर लिए कि आपको अब अपने से उसमें रिसर्च मत कीजिए। आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना, हमको क्या पढ़ाना? एक सब्जेक्ट पढ़ाना। लेकिन बहुत, जब ये सूर्य नारायण मिश्रा था और इसने इस्लाम में कन्वर्ट हुआ ये, तो इसका नाम रखा है करतलब खान। क्या रखा है? करतलब खान। सूर्य नारायण मिश्रा तो नहीं पूछा है कभी, लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बंगाल का फाउंडर कौन था। हम मुर्शिद कुली खान ऑप्शन में नहीं दिया। क्या दिया? तो उस दिन दुनिया को पता चला कि इसका एक और नाम क्या था। फिर किताबों में अपडेट हुआ, सच यही। उस दिन तक बहुत ज्यादा किताबों में अब है, नई जो छपती, आप लोग तो उस तरह से हिस्ट्री नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वो करतलब खान। और करतलब खान का ही नाम क्या पड़ गया आगे चल के? और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना कब की, स्वतंत्र बंगाल की नींव कब रखी? डेट भी पूछता है फैक्ट के रूप में। मुर्शिद कुली खान जब बंगाल की स्थापना करते हैं तो अपना एक राजधानी बनाते हैं। राजधानी का क्या नाम है? अपने नाम पे बनाते हैं, मुर्शिदाबाद। तो बंगाल की राजधानी क्या बनती है भैया? क्या बनेगी? अब एक क्वेश्चन आया, सब जो आया वो मजाक नहीं, सब आया है ना। ये क्या है? मुर्शिदा। एक सवाल आया कि मुगलों के दौरान, मुगल काल में बंगाल की राजधानी क्या थी? क्या थी? मुगल काल में, ये मुगल काल नहीं है ना, ये तो मुर्शिद कुली खान का काल हो गया, ये तो मुगल बादशाह नहीं है। मुगलों की राजधानी क्या थी? यह एक सवाल आया। मुर्शिद कुली खान ने मुगलों, बंगाल की राजधानी कहां से हस्तांतरित करके मुर्शिदाबाद की? ढाका का नाम सुने हो? ढाका का नाम सुने है ना? ढाका से। तो मुगलों के समय बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका। और ये कहां बना दिया? आगे चल के मीर कासिम कहां ले आता है? मुंगेर। आगे पढ़ेंगे, आज तो शायद ना पहुंच पाए उतना दूर, लेकिन जब पढ़ेंगे तो मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद ये कहां से राजधानी लाया है? ढाका से। तो यहाँ ब्रैकेट में नोट्स में क्या लिख लेंगे? ढाका से। और फिर भी नहीं याद रखेंगे, अगर इतना भी दिमाग पे जोर डालना है तो क्या लिख लेंगे कि मुगल काल में क्या था?
नोट्स वैसे नहीं बनता है जैसे आप ट्रेडिशनली, सो ये भी सीख लीजिए जीवन में, ठीक ना। आपसे थोड़ा सा उम्र में हम बड़े ही होंगे, ये भी आप एक सीख लीजिए। आप कहीं भी पढ़िए नोट्स, अगर कोई भी मास्टर अगर आपको नोट्स ऐसे बनवा रहा है कि मुगल काल में ये राजधानी थी और ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, अरे भाई तुमको अगर वही पढ़ना होता तो किताब में तो वैसे याद नहीं होता है। आप आज लिख भी लीजिएगा, आपको लगेगा भी कि मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा नोट्स बना लिया, और क्या करोगे उसका, याद होगा तो वो। अब लोगों का क्या समस्या, मैं एक जगह पे आता हूँ क्योंकि पहली बार मिले हो हमसे, धीरे धीरे जान जाओगे पढ़ोगे तो। लोगों की एक और समस्या है, लोग कंसेप्ट और फैक्ट के बीच का डिफरेंस पकड़, लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा फैक्ट बता देंगे उतना ज्यादा वो कंसेप्ट हो गया। ये आप देखे होंगे मार्केट में, और खासकर हिंदी मीडियम के मार्केट में ये चीज ज्यादा प्रोमिनेंट है। बच्चा लगता है पता नहीं ज्यादा ही सीधा हो जाता है। तो एक सवाल आया बीपीएससी का, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं कभी बीपीएससी का, देखे हैं, देखे हैं ना। अब हमको याद तो नहीं है, शायद 70वीं 69वीं कभी आया, क्वेश्चन आया बहुत सिंपल सा सवाल कि फाहियान, नाम सुने होंगे या नहीं सुने तो कोई बात नहीं, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। क्वेश्चन जो ओरिजिनल था वही बता देते, ये किसके दरबार में, ये हर्षवर्धन के नाम सुने हो। फाहियान किसके दरबार में आया, और हुएन सांग किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त। बोला इनमें से कौन सा, आया हुआ क्वेश्चन बीपीएससी का है, इनमें से कौन सा बात सही, 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है, दोनों गलत। फाहियान इसमें आया है और हुएन सांग बस। अब इस क्वेश्चन पे, अरे बाप रे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये वन लाइनर ही तो है ना, बस लिखा है, पूछा नहीं। अगर यही वो पूछ देता कि फाहियान किसके दरबार में आया, तो इसको बच्चा लोग क्या कहता कि ये वन लाइनर है, और अगर उसको लिख दिया तो क्या करने लगा, कंसेप्ट आ गया। जिसे वो ऐसे ऐसे देखता है तो उसका कहता है कंसेप्ट, इस वन लाइनर है। हाँ, वन लाइनर ही है ये अभी भी वन लाइनर है, बस लाइन में लिख दिया है ना। हम ये ना बताए कि मेरा नाम कुमार रौनक, हम ये बताए कि मेरे पिताजी उमेश कुमार सिंह और उनके पुत्र हम हैं, उनका नाम क्या है। तो एक बात अभी भी क्या है, बतवा तो यही हुआ जो था। तो इस बात को भी समझना है, कभी भी वैसे नोट्स बना दिया जाए, वो बहुत ईजी है, कॉपी किताब ले लो, घर में बैठ जाओ और उसको उतार लो, वैसे नहीं। अब हमको तुम ये बताओ, मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद, अब इसको स्टेटमेंट में पूछे, वन लाइनर में पूछे, असर कुछ भी पूछे, तो ये बात बदलेगी क्या, इसका नाम बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। खैर चलिए अब हम लोग वापस अब मुर्शिद कुली खान रे राजधानी। अब ये बताओ राजधानी क्यों बदलता है लोग, क्या ऐसा मतलब उसको हो जाता है कि नया लोग आया तो राजधानी बदल दिया। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि नए मुख्यमंत्री ने आते ही सबसे पहले 21 आईएएस का तबादला किया, क्यों, क्योंकि अपना आदमी चाहिए। राजधानी इसलिए बदला जाता है क्योंकि ढाका मुगलों का क्या है, गढ़ हो चुका है, सालों साल में, सदियों में शासन करना मुश्किल होगा, मुश्किल कर देगा, है ना। तो क्या किया, नया जगह चला गया। यही कारण होगा आगे चल के मीर कासिम मुर्शिदाबाद में मुश्किल हो जाएगा, अंग्रेज तो वो कहां लेके आ जाता है, मुंगेर। ये है राजधानी बदलने के पीछे पूरा लॉ, ये हुआ एक टेक्निकल बात। तो इसको लिखना नहीं, इसको क्या करना है, इसको महसूस करना। कंसेप्ट हमेशा महसूस किया जाता है, वो लिख के याद कभी नहीं होता है, लिख के तो फैक्ट याद होगा। तो मुर्शिद कुली खान ये सब अपना कार्यक्रम कर रहे थे। अच्छा तो राजधानी चेंज करने से राज्य चल जाएगा क्या, राजधानी उसके बाद क्या चाहिए, तो मुर्शिद कुली खान ने क्या की, भू राजस्व नीति, पैसा कहां से आएगा, जमीन से आएगा, कोई लोग का फैक्ट्री तो चलता नहीं है। कौन सी नीति लागू की, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। सीधा सवाल आता है, मुर्शिद कुली खान के भू राजस्व नीति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माल जजमानी सिस्टम। क्या कहा जाता है, माल जजमान क्या होता है जी, गांव घर में सुनते होंगे। हाँ मतलब उसका प्राइम कस्टमर, मतलब कि हमारे जजमान है, मतलब ये किसका आदमी है, ये घर हमारा, पंडित जी बोलते हैं कि ये हमारे जजमान है। मतलब अगर उनके यहाँ कुछ भी हुआ तो ये पंडित जी और इनके बेटे आगे पीढ़ी सब मतलब
पीढ़ी दर पीढ़ी। और जजमान चेंज हो जाता है तो लड़ाई भी हो जाता है पंडित जी लोग में कि मेरे जजमान के यहाँ तुम। जजमान सिर्फ पंडित का ही नहीं होता है। जैसे मान लो नाई है तो शादी में नाई का भी जजमान होता है गांव में। ये हमारे जजमान। माल जजमान, यहाँ क्या लिखा आगे? माल। माल मतलब धन, पैसा। माल जजमानी सिस्टम क्या है समझने के लिए, ये रहा एक लैंड का टुकड़ा। ये क्या रहा? जमीन का टुकड़ा। आप लोग बैठे हैं, मान लीजिए 10 आदमी बैठा हुआ है, हम हैं मुर्शिद कुली। हाँ, हमारे पास है जमीन, ये जमीन है हमारा। हम कहें कि भैया ये जमीन से हमको कौन कितना कमा के देगा? आप कहे कि हम 100 रुपया देंगे, कोई कहा कि हम 120 देंगे, कोई कहा कि हम 130 देंगे, कोई कहा कि 150 देंगे। हम किसको देंगे? यही सिंपल। इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं। उसी को मिलेगा, उसी जजमान को मिलेगा जमीन जो माल। यही है माल। एक कुछ है इसमें, इसको कितना भी हवा बना के बताओ, हवा वही बनाएगा जिसको खुद ही समझ में नहीं आया। इसमें कुछ है ही एक लाइन का बात और सीधा बात है। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत मुर्शिद कुली खान को क्या था कि ये जमीन है, मुर्शिद कुली खान खुद खेती करेगा नहीं तो खेती कौन करेगा? आप कहे कि हम आपको, अच्छा आप भी बड़े आदमी, हम राजा हैं तो आप भी जमींदार, आप खुद खेती कीजिएगा क्या? हम दूसरे, हो सके वो भी थोड़ा सा बड़ा हो, बाहुबली टाइप का हो तो वो भी। तो चेन ऑफ हायरार्कीज क्रिएट हो गया। आज क्या है, सारे लोग शहर में हैं और हमारा जो खेत है वो किसी को हम बटैया जिसको कहते हैं, वही चीज। और इसी में यही देखो, ये यहां से देखो पूरा हिस्ट्री कनेक्टेड है बाबू। फैक्ट तो है, फैक्ट का तो तुम टेंशन मत लो, हम नेट जीआरएफ निकाल के बैठे हैं। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुमको समझ में आए कि उससे ज्यादा फैक्ट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। फैक्ट का तो टेंशन मत लो, लेकिन पहले महसूस कर लो। क्योंकि कितना भी फैक्ट पढ़ोगे, 300 नंबर का क्या लिखना है मेंस में, एस से। तो जब तक सोचने का क्षमता डेवलप नहीं करोगे, फैक्ट तो 5 वर्ड में लिखा जा सकता है, तो फिर फायदा क्या होगा? फैक्ट तो हम लिख भी देंगे, भी हम नहीं बोलेंगे फैक्ट से वंचित कर देंगे। फैक्ट से तो ही एग्जाम निकलेगा, पीटी तो निकलेगा फैक्ट से, ये तो सच है। हम इसमें कैसे झूठ बोल रहे हैं? तो खुद निकाले रट करके, है ना? तो वो तो है, लेकिन आज पहला दिन है तो थोड़ा भावनाओं को समझना है। तो माल जजमानी सिस्टम समझ गए क्या है? बहुत लिखने की जरूरत है क्या इसको? आप समझ गए, आप कभी नहीं भूलिएगा क्या भैया कि जो जजमान हमको ज्यादा माल कमा करके देगा भैया, उसी का जमीन का टुकड़ा हुआ। सीधा याद रखना है, मुर्शिद कुली खान की भू राजस्व नीति, आर्थिक नीति को क्या कहा जाता है? माल जजमानी सिस्टम। मुर्शिद कुली खान का असली नाम क्या है? मुर्शिद कुली खान कहां से बिलोंग करता था? दक्कन से। बाद में बंगाल का नवाब बन गया। कब बना? 1717 में। जब नवाब बना तो मुगल बादशाह कौन था? फर्रुख शियर। ये भी एक फैक्ट है। जब बंगाल की स्थापना की मुर्शिद कुली खान ने, तो उस वक्त मुगल बादशाह का, हालांकि जब आप पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो बहुत ईजी, क्योंकि आपको पता होगा कि उस वक्त कौन कौन राजा था। मुगल बादशाह कौन है जी? फर्रुख शियर, है ना? फर्रुख शियर, फर्रुख शियर। ठीक है, अभी यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, फर्रुख शियर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते फर्रुख। एक बार मुर्शिद कुली खान ने ये सब तो किया, उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने ये पाया। हाँ, हम क्या कह रहे थे कि भू राजस्व नीति, माल जजमान, यही कारण है। हम दो बात और कनेक्ट करें। यही कारण कि जब अंग्रेज यहाँ पे भू राजस्व नीति लाएंगे तो जमींदारी व्यवस्था लागू करेंगे, क्योंकि पहले से जमींदार यहाँ पे मुर्शिद कुली खान के समय से जमींदार मौजूद हो गए ना जी। तो अंग्रेज को क्या करना है? दिमाग लगाना है कि पैसा कमाना है? पैसा कमाना है ना, कि सुधार करना। तो इसने यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू की? जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि जमींदार पहले से था। लेकिन हम आपको 1 मिनट में बताते हैं, जब हम आपको मैसूर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि हैदर अली ने वहां के जमींदारों को हटा दिया, मार नहीं दिया, मतलब उनका वर्चस्व खत्म कर दिया था। क्योंकि हैदर अली खुद बहुत नीचे से ऊपर आया था, तो उसको पता था कि अगर हम मजबूत लोगों को रहने देंगे तो कल ये लोग भी हम पे हमला, हम किसी को हटाए तो हमको भी। तो क्या किया था? वहां कहते पॉलीगार, जमींदारों को क्या कहते हैं, उसने हटा दिया था। तो वहां जमींदार वर्ग नहीं था। इसीलिए जब भू राजस्व नीति अंग्रेजों ने साउथ में लागू की तो कौन सी व्यवस्था लागू की? रैयतवाड़ी। वहां जमींदार नहीं, तो रैयत मतलब होता है किसान, तो किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। ये कनेक्टेड बात, ये कोई हवा में ऐसा कि अंग्रेज को मन किया कि यहाँ डायरेक्ट किसान से लेंगे, वहां हम जमींदार से लेंगे, नहीं। इसके पीछे हिस्ट्री, इसके पीछे आधार है, हवाई बातें ये सब। अंग्रेजी देखे कि वहां तो जमींदार वर्ग है ही नहीं और यहाँ जमींदार वर्ग है।
खैर मुर्शिद कुली खान पे आते हैं, जो बातें कनेक्टेड होंगी हम लोग क्लास में कनेक्ट करते चलेंगे। मुर्शिद कुली खान ने माल जजमानी व्यवस्था लागू की। फिर मुर्शिद कुली खान ने ऐसा पाया कि किसानों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, राजा है तो कुछ वेलफेयर का काम करेगा ना जी। आप मोदी जी को कितना भी खराब बोले, दो चार काम तो अच्छा सब कर देता है, सरकार को तो अच्छा खराब सब काम करना है। तो एक लोन दिया इसने, क्या दिया? अब होम लोन किस लिए मिलता है? होम लेने के लिए। और कार लोन, कार लेने के उसका स्लिप दिखा, ऐसा नहीं कि कार लोन लेके होम ले लीजिएगा, नहीं होता वैसा, स्लिप दिखाना पड़ता है, बिलिंग होता है। इन्होंने एक लोन दिया जिसका नाम है टक्कावी लोन। कौन सा लोन? टक्कावी। कौन सा लोन दिया जी इसने? टक्कावी ऋण। याद रखिएगा, टक्कावी ऋण का मतलब ही होता है किसान को दिया गया ऋण। इसका मतलब ही क्या होता है? किसान ऋण कब लेगा? जब समस्या में होगा, उसी से तो लेगा नहीं, उसको जरूरत कुछ होगा तभी। तो इसने किसकी व्यवस्था स्टेट, अब देखो, अब हम तुमको क्वेश्चन बताते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी था। लेंदी क्वेश्चन क्या? कि मुर्शिद कुली खान ने, अब सुनते जाना गौर से, उपरोक्त कथनों पे विचार करें। नंबर वन, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना जहानदार शाह के काल में की। सही की गलत? गलत। स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। मुर्शिद कुली खान ने, वो आखिरी व्यक्ति था जिसको मुगलों द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया। बात सही। मुर्शिद कुली खान ने भू राजस्व नीति में सुधार किया, नाम भी नहीं लिखा, सुधार किया। सही की गलत? अरे सुधार ही करेगा, कोई बिगाड़ेगा क्या अपना भू राजस्व नीति? ये कॉमन लाइन होगी। मोदी जी क्या किया? सुधार करें, बिगाड़े हैं? तुम्हारे लिए वो देखो पॉलिसी के लेवल पे क्या है, वो सुधार है। तो हम ये भी नहीं बोल रहे कि माल जजमानी। मुर्शिद कुली खान ने अपनी भू राजस्व नीति को सुदृढ़ किया। सही की गलत? सही बात। तो वही तो सुधार है, सुधार ही करके मजबूत करेगा ना बात। चौथी बात, मुर्शिद कुली खान ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, टकावी लोन भी नहीं, महत्वपूर्ण कदम उठाए उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत बनने। सही की गलत? तो स्टेटमेंट वन छोड़ के बाकी तीनों सही। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 3। इससे ज्यादा आएगा? हम ये भी नहीं बोल रहे कि टकावी लोन आएगा, कहा कि किसानों के लिए महान कार्य किया भाई। क्या किया? तो उसमें टकावी, है ना। हो सकता है कई बार जो फैक्ट पढ़े वो ना आए, उसको समझने और समझाते हुए। यूपीएससी में क्या परेशानी करता है, लोग सोचता है कि जो हम पढ़ के गए वो एग्जैक्ट है, नहीं, वो भावनाओं को पकड़ता है। बीपीएससी भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है, हम ये अभी भी नहीं बोलेंगे पूरी तरह से जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और तैयार करने में कोई बुराई, फैक्ट भी देख ली और चीजों को समझ भी गए। मुर्शिद कुली खान का ये सब कहानी चला, ज्यादा बातें नहीं जान दी। मुर्शिद कुली खान अब आगे बढ़ेगा। हम लोग कोई मुर्शिद कुली खान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी, सर मुर्शिद कुली खान की मौसी का नाम भी तो था, होगा, सबकी मौसी का नाम होता है कुछ ना कुछ। तो इतना लोड ये भी समझना है कि कितना दूर जाना, क्योंकि आप कितना भी बंगाल के बारे में जान जाइए, अगर सवाल आना भी होगा तो कितना आएगा? बंगाल से कितना सवाल आएगा, और नहीं भी आ सकता। तो बहुत ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत, रुकना भी। यही गलती हमारे आधे शिक्षक बिरादरी में, कि जब बोलना शुरू किए तो फिर रुकने का नहीं। भाई सिलेबस कंप्लीट भी कराओ, नहीं तो आप लोग जानते होंगे, सुने हुए दोस्तों से, आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं। पटना में जितना बड़ा बड़ा कोचिंग देख रहे हैं ना, 24 महीना में सिलेबस फिर भी कंप्लीट नहीं होता, बच्चा कोचिंग जाना छोड़ देता है। छोड़, कौन 18 महीना अपना दिमाग खराब करे? सिलेबस मैक्सिमम 6 महीना का है पीटी का, और 3 4 महीना का मेंस का, उससे ज्यादा सिलेबस है ही नहीं दोस्त। टाइम पास है, फिर रिवीजन है, प्रैक्टिस है, 50 चीजें, लेकिन सिलेबस इतना ही। खैर, तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो कब से कब तक राज करते हैं बंगाल में? तो कब से कब तक किए जी? तो ये किए 1717 से 1729। व्यक्ति थे तो इनकी क्या हो गई? मनुष्य थे तो इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ हो गए मुर्शिद भाई। इसके बाद कौन राजा बना? सुजाउद्दौला। कौन बना? सुजाउद्दौला ने, सुजाउद्दीन कौन बना? सुजाउद्दौला नवाब है अवध का, जो बैटल ऑफ बक्सर में लड़े। ये कौन है? सुजाउद्दीन। कौन था सुजाउद्दीन?
नहीं, बेटा नहीं था ये, ठीक है। ये इनका, हो सके बेटा ना हो, बेटी को ही दे दियो दामाद। इससे एक ही बात याद रखना, ये राज कब तक किया? 1729 से 39 तक। एक ही बात याद रखना इस व्यक्ति से। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ जी? बिहार दिवस कब होता है? तो आप लोग बीपीएससी का तैयारी करना है, कुछ ना कुछ तो कभी तो देखे होंगे। 22 मार्च। किसी साल भी अलग हुआ होगा बंगाल से? कब हुआ था जी? हाँ बोलिए बोलिए। झारखंड अलग हुआ था भाई 1912 में। कब हुआ था? हम्म। ये बात जब आप पढ़िएगा ना बीपीएससी में, तो हर बिहार स्पेशल जब खुले 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया, और फिर बहुत ज्ञान आएगा तो आगे 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और 2000 में बिहार से, ये तो सब ठीक है, लेकिन कभी बिहार बंगाल का पार्ट बना भी तो होगा। अलग हुआ है तो कभी जुटा भी तो होगा। अब पहले एक ही था, कब कब से पहले एक ही, कोई तो समय होगा। बाकी एक कैसे हो सकता है? हमारा कल्चर क्या है? बिल्कुल ना हमारी बोली मिलती है, ना हमारा खान पान मिलता है, ना हमारा संस्कृति, बहुत मतलब संस्कृति इन द सेंस कि हमारा बोल चाल ये सब तो एकदम ही भिन्न है। तो पहले से अलग, पहले से एक कैसे हो सकता है? पहले से एक होते तो सब बांग्ला बोलते, या सब हिंदी बोलते, या सब बिहारी लैंग्वेज बोलते। पहले एक नहीं था, इसके समय एक हुआ है। पहले बिहार अलग था 1733 में। कब? इसके काल में एक ही अच्छा बात हुआ है, मतलब एक ही ऐतिहासिक बात हुआ है। बाकी 12 साल क्या किया उससे अपने को मतलब नहीं है, वो क्या किया, ठीक है ना। बाकी 10 साल ये क्या किया। बिहार किसका पार्ट बना? बिहार किसका पार्ट बन गया? बंगाल का। तो अलग तो 1912 में हुआ, झूठा कब? 1700 नहीं था ये। आज आपको नहीं भी अगर भावनाओं में लग रहा है कि एक था, तो याद बात मानिए, मेरा एक नहीं था। पहले अलग अलग सूबा था मुगलों के समय। बाद में क्या हुआ? 1733 में बंगाल किसका पार्ट बन गया? बिहार किसका पार्ट बन गया? बंगाल। क्वेश्चन आएगा तो ये हो गया बिहार स्पेशल का क्वेश्चन, हो गया ना। 1912 वाला कितनी बार पूछा है बिहार में? 50 बार। जितना बार बीपीएससी हुआ है समझो उतना बार पूछा होगा। अगर किसी दिन अभी तक ये नहीं पूछा है, जिस दिन पूछ दिया उस दिन नॉर्मल हो जाएगा, उस दिन सारे किताब में, सारे मैगजीन में छप जाएगा। इसी तरह से चलता है मार्केट, यही है। और कोई गलत बात भी नहीं है, सब कोई महाज्ञानी थोड़ी, किसी को दिख रहा थोड़ी है। जो पूछता है आदमी रिसर्च करके अगली बार उसमें अपडेट मारता है। सुजाउद्दीन के समय क्या हुआ? बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया। हाँ, क्या दिमाग, इतना दिमाग नहीं लगाना जीवन में, हम लोग को पढ़ना है। झारखंड में बिल्कुल हुआ होगा, तभी तो लोग अलग अलग आंदोलन किए। झारखंड आंदोलन कब से चल रहा था? हमेशा से, हमेशा से चल रहा था। कोई कभी नया आंदोलन नहीं था। 1950 से ही वो आंदोलन चल रहा था, समझ गए। झारखंड आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था। भाई कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन बिहार झारखंड कब एक हुआ इसका कोई ऐतिहासिक डेट उपलब्ध नहीं। वो मगधों के, अब एक बात सुने, हम आपको बताते हैं कैसे कोई डेट उपलब्ध नहीं है। हम उसका सीधा एग्जाम्पल देता है आपको। आपने सुना होगा कि मगध एकमात्र महाजनपद था जो कि बहुत, 16 महाजनपद में मगध सबसे, सुनो ना कि राजगीर पहले राजधानी था, ये सुनो मगध बहुत बड़ा ये था। तो उसमें आप पढ़िएगा ना मगध के बारे में, तो लिखा कि मगध में बहुत से लौह अयस्क थे। बिहार में कहाँ लोहा है? कहाँ है लोहा बिहार में? 100-200 ग्राम होगा खड़गपुर के पहाड़ी मुंगेर में, क्योंकि वो बॉर्डर से सटता है। तो ये लोहा कहाँ का बात हो रहा होगा? झारखंड वाले आज के। तो इसलिए इसका कोई ऐतिहासिक डेट नहीं है कि कब ये एक हुआ या शुरू से एक था। लेकिन बिहार बंगाल तो दिखता है दोस्त कि वो एकदम ही अलग भाषा बोलता है, और हम लोग एकदम ही अलग है ना, एकदम ही कल्चरली अलग है। उतना दिमाग यहाँ लगाना। तो 1733 में सुजाउद्दीन के समय क्या हुआ? बिहार बंगाल का पार्ट बन गया। सुजाउद्दीन के बाद एक राजा आए, उनका नाम क्या है जी? अच्छा, आज कोई प्रॉपर नोट मेकिंग नहीं हो रहा, बस पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद एक राजा है, इनके बेटे, सुजा के बेटे, मतलब मुर्शिद के नाती। ये सब भी याद रखने की जरूरत नहीं, एक बात बताया जा रहा है। सरफराज क्या है? ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, नाम इसका याद रखना है, सर। ये बेचारा ज्यादा दिन राज नहीं किया। कब तक किया? छोटा सा राज।
इसके समय एक व्यक्ति और एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सैन्य अधिकारी था, सेनापति था अली वर्दी खान। कौन था इसका सेनापति? अली वर्दी। और अली वर्दी खान ने क्या किया? इसको मार दिया। तो कोई युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ। कई बार सवाल आया है अलग अलग एग्जाम्स में। गिरिया का युद्ध 1739 भी लिखा रहता है, 40 भी, बहुत लोड नहीं लेना। आपको बस जो याद रखना है वो याद रखना है किसके किसके बीच में हुआ है? सरफराज और अली वर्दी। ठीक है, अभी शॉर्ट में लिखा जाता है अली वर्दी। तो पूछता है कि किस युद्ध से अली वर्दी खान ने बंगाल पे कब्जा किया, किस युद्ध से? गिरिया का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? अली वर्दी खान। और अली वर्दी खान बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति। तो ये तो मुर्शीद का सीधा यहाँ तक खत्म हो गया। अली वर्दी तो दूसरे ही ये कहा, दूसरे तो अलग इसके परिवार का है नहीं। तो अगला हम लोग जब नोट मेकिंग करेंगे अच्छे से प्रॉपर पढ़ करके, तो हम लोग फिर किसके बारे में देखते हैं? अली वर्दी खान। ज्यादा नहीं, दो बातें महत्वपूर्ण है। कितनी बातें? 2 से 3 बातें बस महत्वपूर्ण है। पहली बात, 1741, क्या जैसे 33 में बिहार बन गया बंगाल का पार्ट, उसी तरह 1741 में उड़ीसा किसका बन गया? बंगाल। और यहीं से उड़ीसा, बिहार और बंगाल एक हो। उड़ीसा किसका पार्ट बन गया? बंगाल का पार्ट। तो बिहार किसके वक्त बना था? सुजाउद्दीन के समय। उड़ीसा कब बना? लेकिन यहाँ पे एक और घटना घटी 1751 में। तो आप ये देखिए, ये बंगाल है, मराठा बहुत मजबूत है, क्योंकि तीसरा बैटल ऑफ पानीपत, अभी पानीपत की तीसरा युद्ध, अभी पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं हुआ, वो 1761 में होता है। तो बार बार मराठा क्या करते थे? अटैक कर देते। तो इसने कहा कि काहे अटैक करते हो भाई रघु जी? जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कि रघु जी घोसले करते थे ये वो, क्यों अटैक करते हो? तो बोला कि हमको क्या चाहिए? चौथ और सर देशमुखी। फिर बोल में सुने होगे, तो लोग टैक्स लेता था। चौथ और सर देशमुखी टैक्स का नाम है, जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। चौथ और सर देशमुखी। तो कहा कि यार रोज अटैक करते हो, इससे हमको बड़ा, एक काम करो उड़ीसा रख लो, और उड़ीसा से जो भी आमदनी आएगा वो तुम रख लेना। तो 1751 में अली वर्दी खान ने क्या किया? उड़ीसा किसको दे दिया? मराठा। किस रूप में? सर देशमुख। चौथ और सर, टैक्स का नाम है, जब पढ़ोगे तो देख लोगे। मराठा में 3-4 टैक्स है, ठीक है। उड़ीसा किसको दे दिया? मराठों को दे दिया। समझ गया? मराठा की तरफ से रघु जी भोसले ये सब आते हैं, हो गया। और इसका एक स्टेटमेंट है जो अच्छे अच्छे एग्जामों में ये 2 बात तो अभी उतना पूछा भी नहीं गया। एक तो ये पूछा गया है गिरिया का युद्ध, और दूसरा जो हम स्टेटमेंट बता रहे हैं, इसने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यूरोपीय कंपनियां, अंग्रेज डच पुर्तगाल नहीं कहा, क्या कहा? यूरोपीय कंपनियां मधुमक्खी के छत्ते के समान, अगर इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये क्या शहद देती है, और छेड़ा जाए तो डंक मार देती है। समझ गए? तो पूछा जाता है कि किसने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से की? किसे की है? ठीक है, यूरोपियों की तुलना किससे की थी? बाकी आपको हम लिखवा देते, प्रॉपर क्लास रहता तो। अभी तो क्यों ही टाइम बर्बाद करोगे? यूरोपियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खी से, है ना? मधुमक्खी के छत्ते। याद रखना, ये स्टेटमेंट सच बात है। अगर आप इतिहास के ही से विद्यार्थी, तो एक कमीशन के विद्यार्थी हैं, अगर आप प्रॉपर इतिहास के ही विद्यार्थी होते कि बीए में ये वो, आपको इतिहास में जीना है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, दिखाता है कि कितना विजनरी आदमी था। क्योंकि अब अली वर्दी खान का भी उम्र तो होगा, दुनिया से तो रुखसत होना है। अली वर्दी खान जब मरा
तो इसका भी बेटा इसके पास भी नहीं था। तो ये एक व्यक्ति को राजा बना के जाता है जिसके बारे में आप लोग सब कुछ ना कुछ जानते होंगे, सिराज। इसके बारे में सिराजुद्दौला, है ना? कौन? सिराजुद्दौला। और सिराज ही है जो पलासी लड़ता है। सिराज की से क्या गलती हुई? सिराज ही लिखते हैं। अब सिराज के समय की भारतीय परिस्थिति सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी तो ओवरव्यू है। साउथ में कर्नाटक युद्ध होता है, आंग्ल कर्नाटक 3 युद्ध हुए, ये ट्रीटी सब कुछ थी। और आंग्ल कर्नाटक युद्ध जब साउथ में हो रहा था तो हो रहा था अंग्रेज और फ्रांस के बीच। बंगाल में क्या होता है? यहां भी अंग्रेज हैं। और अब एक बात बताइए, आप दोनों में लड़ाई हो जाए, हम आपको क्या बोलेंगे कि भैया लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो, है ना? सिंपल सी बात है। सिराज ने भी इनको क्या कहा? यही अंग्रेज और फ्रेंच, सुनो, अगर लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो। फ्रांस बात मान गया। क्यों माना? ये जब प्रॉपर चलेगा कि एंग्लो कार्नेटिक वॉर में ऐसी परिस्थितियां थी कि फ्रांस को बात मानना पड़ा, अंग्रेज नहीं माना। अब ये तुम बताओ हमको शॉर्ट में, हम ज्यादा देर और नहीं लेंगे, 15-20 मिनट में आपको हम रिहा कर देते हैं। अब ये बताओ तुम शॉर्ट में कि सिराज कहाँ रहता है? सिराज का घर कहाँ होगा? बंगाल में कहाँ? ढाका में क्यों होगा? ढाका से कैपिटल कहाँ आ चुका है? मुर्शिदाबाद। कहाँ आ चुका है? तो सिराज कहाँ रहता है? मुर्शिदाबाद में, है ना? मुर्शिदाबाद में। अंग्रेज रहते थे कलकत्ता एक शहर है, कलकत्ता। सिराज अटैक करता है कलकत्ता को, खूब पिटाई करता है। जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो लोग भाग के कहाँ चल जाते हैं? एक फुल्टा द्वीप है। क्या है? फुल्टा द्वीप है। लेकिन 146 लोगों को पकड़ लेता है और इनको एक छोटे से कमरे में क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसमें सुबह जब दरवाजा खुलता है तो कितने लोग बचते हैं? इसी को क्या कहा गया? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल कांड, है ना? ये ट्रेजेडी समझिए। ब्लैक होल मतलब, कहने का मतलब एक छोटे से काल कोठरी में, काल कोठरी की घटना, शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? काल कोठरी की घटना। तो सीधा सवाल आता है, काल कोठरी की घटना किसके वक्त घटी? तो अब शॉर्ट में आपको हम बताते हैं, 5 मिनट में 4 बॉक्स में सब खत्म हो जाएगा। और वहां से छोड़ के जाएंगे ताकि आप अगर जुड़े तो आपको पता चले। यहां घट गई काल कोठरी की घटना। ये 23 में से एक व्यक्ति जो बच गया था, बचा हुआ आदमी ही बताएगा ना कि हम लोग कितने लोग बंद थे। उसका नाम था जे जेड हॉल वेल। क्या नाम था? ये बहुत हल्ला किया कि भैया हम लोग के साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हम लोग को छोटा रूम में बंद कर दिया, घुट घुट के हम लोग, बहुत लोग मर गए। इतना हल्ला किया कि ब्रिटिश संसद तक बात पहुंची। यहाँ मतलब भयंकर हल्ला किया। ब्रिटिश संसद कहा कि क्या लिया जाएगा? हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसका क्या लिया जाएगा जी? बदला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ब्रिटिश संसद बोला कि ऐसे बदला नहीं हुआ, बढ़िया से पिटाई हो गई। लोग का पिटाई करने के लिए 2 लोगों को नियुक्त किया गया। जब आपको हम पढ़ाते तो हम पढ़ाते पहले कि एंग्लो कार्नेटिक वॉर के समय रॉबर्ट क्लाइव बहुत वर्चस्व पे था। कहा गया कि सुनो रॉबर्ट क्लाइव, तुम कैसे जाओगे बंगाल? लैंड से, थल मार्ग से। और एक कौन कैसे जाएगा? एक एडमिरल वाटसन था। कौन था? वाटसन है ना, सेन वाटसन बॉलर। बोला कि वो पूछता है ये सवाल कि जल मार्ग से कौन गया था? वाटसन। और थल मार्ग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि गया था। वो एंग्लो कार्नेटिक वॉर से। 5 मिनट में आप रुकिएगा, बहुत मजा आएगा। काल कोठरी की घटना हुई, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पहुंच गया। गुस्से में सिराज ने क्या किया था? कलकत्ता का नाम बदल के अलीगढ़ कर दिया। थोड़ा नाम बदल देता है लोग, योगी जी रोज बदलते हैं। कलकत्ता का नाम क्या है? अलीनगर। अलीगढ़ नहीं, अलीनगर। ठीक है, अलीनगर। तो अलीनगर कर दिया। पूछता है एक सवाल, इनमें से किसका पुराना नाम अलीनगर था? और कसम से बता रहे आधा आदमी को पता ही नहीं चलता है कि तो अलीगढ़ में उछल, हम भी अभी बोल गए गलती से अलीगढ़। अलीनगर किसका पुराना नाम है? ये घटना है 9 फरवरी 1756 की, काल कोठरी की घटना।
क्लाइव पहुंचता है बंगाल। राजा कहाँ लौट चुका है? कलकत्ता से मुर्शिदाबाद, कैपिटल चला जाएगा ना, और यहाँ अपने आदमियों को बैठा देगा। रॉबर्ट क्लाइव पहुंचता है और रॉबर्ट क्लाइव पूरे गुस्से में जाता है और कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव गजब का आदमी, जो हम पढ़ाएंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। हालांकि दुर्भाग्य रहा 1767 में, आज से 10 साल 11 साल बाद आत्महत्या करके वो मर भी जाता है। एक क्लर्क की तरह आया था वो, सामान्य घर का लड़का, कोई वो आईएएस वाईएएस आईसीएस और बहुत बड़ा सेना ब्रिगेडियर कमांडर नहीं था। क्या था वो? क्लर्क। क्लर्क छोटा लेवल का आदमी था वो, ठीक है, छोटा लेवल का, क्लर्क में भी एकदम छोटा लेवल का। मतलब समझो कि उस जमाने के हिसाब से, आज के जमाने के हिसाब से 1000-2000 की नौकरी करता था वो अपने जमाने में। और कुछ ऐसी परिस्थितियां, वो कहानी भी हम सुनाएंगे, वो बातें भी हम बताएंगे। ऐसी परिस्थितियां हुई कि एक समय ब्रिटेन का सबसे अमीर आदमी बना भारत से, और इसका टैलेंट था। वहां जाके पार्लियामेंट में बैठा, वहां के राज्यसभा में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लोग जलता था उससे, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड में सब बड़े बड़े घर के लड़के और आदमी बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठते थे। और वहां एक रॉयल फैमिली का बंदा नहीं था, ये क्या था, सामान्य घर का, पिताजी इसी तरह जीवन यापन करते थे, और बेटा रॉबर्ट क्लाइव बना। तो रॉबर्ट क्लाइव का जलवायु जुम्बिश था, लेकिन उसको कहा जाता है, दो चीज कहा जाता है। एक तो कहा जाता है हेवन बॉर्न जनरल, कि कोई ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन स्वर्ग से ही सीधा ट्रेनिंग होकर, जैसे सिद्धू पाजी कैसे कहते हैं कि अंदर से ही सेट होके आया है ना, वही वाली बात। दूसरा इसको कहा जाता है कि सियार की तरह तेज था, धूर्त टाइप का। ये पहुंचता है अलीनगर, अगले 5 मिनट में देखो अलीनगर पहुंचा, मतलब कलकत्ता पहुंचा। और वहां आकर के देखा तो ये पाया कि भैया सिराज का स्थिति अंदर अंदर ठीक। सिराज की उम्र है 22 साल। वो जो राजा है सिराजुद्दौला, उसकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल क्या होता है? बच्चा। 22 साल का बच्चा होता है लोग। और सिराज के भी बहुत दुश्मन है, क्योंकि अली वर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, तो सबको उम्मीद क्या था कि हम ही राजा बन जाएंगे। हम 20 साल अली वर्दी का साहब का सेवा किए हैं, लेकिन वो बना किसको दिया? एक बच्चा को, जो 50 साल से, जो 20 साल से सिर्फ सेवा कर रहा था, वो 45-50 साल को, उसको जलन होगा कि नहीं होगा? तो सिराज की स्थिति भी बहुत अच्छी इंटरनली नहीं। जब रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचता है तो पता चलता है कि सिराज की स्थिति अच्छी नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव प्लान बनाता है, कलकत्ता में घूस देता है सिराज के आदमियों को। वो आदमी कहते हैं क्या करना है सर? कहा कुछ नहीं करो, यहाँ से दौड़ करके मुर्शिदाबाद जाओ, और मुर्शिदाबाद के 2 किलोमीटर पहले क्या करना, अपना कपड़ा फाड़ लेना, अपने शरीर पे मिट्टी लगा लेना, एक दूसरे को 5-5 झापड़ मार लेना, अपना हुलिया पूरा बिगाड़ लेना, और जाना राजा के पास और कहना कि बाप रे बाप, अंग्रेज का इतना बड़ा सेना आया है कि उससे जीतना नामुमकिन। यही हुआ। कुछ नहीं किया रॉबर्ट क्लाइव, कुछ किया ही नहीं, उल्टा पैसा दिया। इसका आदमी लोग गया, पूरा नौटंकी हुआ। सिराज बच्चा था, अगर कोई परिपक्व आदमी रहता तो वो क्या करता? क्रॉस चेक करवाता, स्पाई भेज के, कैसे भी। ये डरना, बोलो डरना से ज्यादा क्या कि क्रॉस चेक, लड़का था, उत्तेजना में आ गया। तो उत्तेजना में जब आया तो इन लोग का तो प्लान था पहले से, तो इसको समझा नहीं सर, बहुत बड़ी सेना है, लड़ना क्या है, असंभव, असंभव। तो क्या करता है ये? कलकत्ता जाता है और कर लेता है अलीनगर की संधि। क्या कर लेता है? अलीनगर की संधि। अब ये सवाल आता है कि अलीनगर की संधि किसके किसके बीच में हुई? सिराज और क्लाइव। जिस दिन ये अलीनगर की संधि होती है, ये माफ कीजिएगा, ये है जून की घटना, जून 1756 कब की, और ये है फरवरी 1757 की घटना, कुछ महीने के बाद। पहले टाइम बहुत लगता था इधर उधर। फरवरी की घटना, कितने मतलब 6-7 महीने घटना। जिस दिन अलीनगर की संधि हुई, उसी दिन क्लाइव समझ गया था ये गधा है। उसी दिन सिराज क्लाइव की नजरों से इसलिए गधा है, ये अभी चाहता, चेक करता, इसको पता चल जाता कि मेरे पास तो फटा ढोल है। ये बस कुछ सुना और कौवा कान ले गया, मैं तो कौवा के पीछे दौड़ गया। क्लाइव समझ गया। अब तुम डेट देखो, 23 जून, कितना महीना हुआ? 4-6 महीना। 1757 क्या हो जाता है यहाँ? पलासी में भी युद्ध नहीं होता है, सिराज को धोखा से देखेंगे, देखेंगे तो पूरी अच्छे से देखेंगे। अब क्या पूछता है? ये तो हम कहानी सुना दी, आप सुन भी लिए, जब लिखते तो 50 को बात भी लिख लेते। अब पूछता है क्रोनोलॉजी का सवाल। ये 3 घटना दे देगा, एक और घटना दे देगा,
और बोलेगा इसको सीक्वेंस में, है ना, काल अनुक्रम में व्यवस्थित। अब हम आपको एक बात बताते हैं, वैसे क्वेश्चन में बहुत जरूरी नहीं है कि आपको ये डेट याद करना ही पड़े। हमको याद है, अच्छी बात, आपको भी याद हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या ये कहानी पता रहेगी तो आप नहीं मार देंगे? डेट याद करना है क्या? तो एक और मिथ है हिस्ट्री को लेकर के, सर हमको तो डेट भी याद नहीं होता, तो डेट याद करना कहाँ? अगर गौर से सुन लोगे कहानी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या जरूरी है कि पढ़ाई, गाइडेंस तो यही है ना दोस्त, अंतिम में लिखना आप ही को है कॉपी में, चेक बीपीएससी को ही करना है। हमारा भूमिका क्या है कि आपको बस, आप थोड़ा सा इधर भटके तो आपको ला करके खड़ा करते हैं ना, ये बात को आपको गौर करना है, ठीक है। तो आपको, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, तो आपको अगर कुछ पूछना हो और आपका कोई डाउट हो किसी चीज को लेकर के, देखो चूंकि हमको डेमो दिखाना था तो हम भैया कंसेप्चुअल बात भी कर दी और थोड़ा सा फैक्चुअल बात भी कर दिए। इन चीजों का आप पहली बार पढ़ने होंगे या दूसरी बार किसी कोचिंग में आओगे, हम पिछले 4-5 साल से क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। और सच बात है कि आधे लोग, ऐसा नहीं कि हम इस कोचिंग से जुड़े हैं तो हम, आपको भी पता है चूंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो हम यहाँ 5-6 महीने के मेहमान, हमको तो यहाँ से हम निकल रहे हैं ना, हम थोड़ी नौकरी तो नौकरी करना है, लेकिन एक आपको बात हम क्लियरली छोटे भाई की तरह बता देते हैं, हमारा कोई इसमें स्वार्थ ही नहीं, क्योंकि मेरा अब यहाँ ये कोचिंग 1 अरब रुपया भी कमाएगा तो हमारा अब इसमें कुछ हिस्सा नहीं होने वाला। हम आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ जो भी सर है सब लोग इंटरव्यू दिया हुआ है। एक बात तुम जान लो, बकवास करना बहुत आसान होता है, लेकिन इंटरव्यू तक जाना, और उसमें जिसका फिर लक फैक्टर कर देता है उसको नौकरी, हमारा लक फैक्टर भी साथ हो गया, किसी का नहीं हो पाया, ठीक है। तो एक बात जान लो कि गाइडेंस जो है वो किससे लेना चाहिए, हमको क्रिकेट खेलना है तो हम किससे गाइडेंस लें, जो रणजी कम से कम नहीं खेला हो इंटरनेशनल, लेकिन कम से कम रणजी कि गली वाले भैया से, भैया तो गजब छक्का मारते थे गाँव में, तो क्रिकेट हमको सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे, वो बस गली में ही खिलवा सकते हैं हमको। रणजी वाला वो हमको टेक्निक सिखाएगा, वो खेला है देश विदेश में, अलग अलग टूर में, इंडिया भी। तो देखो क्या है, यहाँ सब सर लोग सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं, सारे जो भी आए वो क्या है, सब इंटरव्यू दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरा उनसे कोई दोस्ती या कोई अपनापन है या कुछ भी है, प्रैक्टिकल जो बात है। तो गाइडेंस वहीं से लो जहाँ पे लोगों को सही में माइंड। अब हम आपको बता रहे हैं, जो इंटरव्यू दिया है वही बता सकता है कि इंटरव्यू में एक्चुअली में होता, बाहर से बैठ करके आप क्या लगा सकते हैं आइडिया, उसका टाई का रंग देख के उसको नंबर, आप अंदर जाइए आपको पता चलेगा ये सब कोई देख ही नहीं रहा। तो जो पढ़ा है, जो मेंस दिया, आधा यहाँ पे क्या है, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं, सबको अधिकार है और सबको नॉलेज हो सकता है भी, लेकिन जो ये ऐसा एग्जाम है ना, पर्टिकुलरली बीपीएससी या यूपी, जहाँ पे आपको मेंस लिखना होता है, कोई भी एग्जाम जहाँ पे आपको मेंस लिखना है, वहां वही लिखवा सकता है जो लिख करके एक बार पास। ये प्रैक्टिकल बात, कोई पैसा कमा सकता है, कोई बहुत एमसीक्यू याद कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लिख, ये अलग, ये अलग चीज ही अलग, ये बात ही अलग। और हम लोग, और जो इंटरव्यू दिया है तो ये तो प्रूवन बात है कि वो लिख करके पास हुआ है, तभी तो मेंस, तभी तो इंटरव्यू में गया, तो मतलब उसको लिखने तो, हाँ कंपटीशन था, नंबर ऑफ सीट क्या था, क्या फैक्टर था, 50 तरह की बातें हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो लिखा है तभी वो वहां पे क्वालिफाई किया। तो ऐसे जगह से ही गाइडेंस लेना चाहिए, मेरा ये अनुमान, मेरा ये विचार है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, बाकी क्या है कि एक फैक्टर और होता है, सर भीड़, तो भीड़ तो जब सिलेक्शन हुआ किसका होगा, मेरे गांव की आबादी पर्सनली कितनी है, अब तो नेट का जमाना है, तुम नेट पे लिखोगे तो आपको आबादी कितनी मिलेगी, 11,000 समथिंग, 2011 के सेंसस से। हम गारंटीड है कि 15 साल में इतना तो बढ़ ही गया होगा। कितना रिजल्ट हुआ बीपीएससी में, वो अलग बात है कि हमको गांव कभी हम शायद ही 2-4 बार गए होंगे, लेकिन गांव में डोमिसाइल के हिसाब से कितना रिजल्ट हुआ। तो भीड़ का क्या करोगे, बाकी 20,000 लोग, 20,000 में सब नहीं पढ़ते होंगे, 5,000, 2,000, 2,000 तो विद्यार्थी, सब बुढ़ा ही थोड़ी मेरे गांव में बैठा हुआ है। अच्छा मेरा गांव ऐसा है, तुम जब लिखोगे तो तुमको फेमस पर्सनैलिटी में दिखेगा
सरदार हरियर सिंह, वो बिहार के कुछ दिन मुख्यमंत्री भी रहे। तो मेरा गांव थोड़ा क्या है कि उस टाइप का गांव नहीं होता, 20,000 आबादी है और मुख्यमंत्री रहा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, किसी का बस चलता है, कोई रंगदार है, कोई ये है, कोई वो है, लेकिन है क्या, अच्छा मेरे इतने बड़े गांव में एक आर्मी ऑफिसर, ऑफिसर सिपाही का बात नहीं, क्या एक आर्मी ऑफिसर, हमारा अपना चचेरा भाई, काफी बड़े हैं हमसे उम्र, ब्रिगेडियर। तो 20,000 में कितना आदमी है? अच्छा उसके पहले भी कोई नहीं निकाला, अभी तक भी कोई दामाद लोग हैं, शादी तो आप कर लीजिएगा लेकिन अपने घर में किसी का गांव में नहीं। कहने का अर्थ है कि गांव ये नहीं कि मेरा गांव महान है या हम महान है, कहने का अर्थ है कि भीड़ उड़ से कुछ होना, रिजल्ट कैसे कैसे आता है एक एक कर, ठीक है। तो आराम से, बाकी क्या है कि यहाँ भी है, लोग है लेकिन लोग घर में है, 26 को आएंगे 25 को आएंगे, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसके बावजूद भी इतना देर बैठे रहे, तो ये तो क्लियर है कि आप लोगों में पढ़ने का, और हम यही कहेंगे आप प्रॉपर। और एक चीज सबसे बड़ी बात और आखिरी बात आपसे कहते हैं, ये एग्जाम कोई मजाक, आपसे सब कुछ त्याग मांगता है, ये कोई मजाक नहीं। कमीशन का एग्जाम निकालना कोई ये नहीं कि हम निकाले, ये मजाक आप भी समझते हैं। एक आपका पर्सनैलिटी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, एक इंटरव्यू भी फेस करना है जहां 4 आईएएस अधिकारी, आईएएस रैंक के अधिकारी और प्रोफेसर बैठे हुए हैं कोट पैंट सूट टाई लगा के। आप हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको शुद्ध बोलना होगा, तरीके से खड़ा रहना होगा, तरीके से बैठना होगा, तरीके से चीजों को करना होगा, और बहुत पोलाइट जीवन में बनिए, बहुत व्यवहारिक बनिए। जब अच्छे रहिएगा तभी अच्छा सोचिएगा, तभी अच्छा लिखिएगा, तभी अच्छा काम। ये वो एग्जाम नहीं है दोस्त, माफ करना, किसी के प्रति कोई किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं है, लेकिन ये कोई ग्रुप डी का एग्जाम, ये चाव चाव और हल्ला करने और शोर मचाने से कि मेरे से इतना क्वेश्चन भिड़ा, मेरे से इतना भाई जब सिलेबस वे अकबर बीरबल गांधी जी है तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? फ्रांस के क्रांति से, मेरे से भिड़ा, मेरे से भिड़ा, क्या ड्रामा, ये सब ड्रामा से क्या रहना। इस किताब से करंट अफेयर आया, तुम 50 किताब लाओ करंट अफेयर का, हम 50 में दिखा देंगे वही चीज, बकवास है, ये सब विशुद्ध बकवास है। तो इन सब देखो बकवासों से क्या रहना है, जब दूर रहोगे तो अच्छा सोचोगे। और भोजन, एक बात याद रखना, जीवन का भोजन सिर्फ खाना जीवन का भोजन नहीं है। आप अच्छा चीज देखते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ गंदगी देख लेते हैं कैसा लगता है, अच्छा स्मेल जब नाक में जाता है तो कैसा लगता है, और कुछ गंदा स्मेल जाता है तो कैसा लगता है। भोजन क्या है आपका, पूरा वातावरण ही भोजन है, कुछ आंख का भोजन है, कुछ पेट का भोजन है, कुछ तो दिमाग का भोजन क्या है कि अच्छे विचार, अच्छे लोग, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो उसके अनुभवी लोग। आप पढ़िएगा जाकर के उससे, जिसको एग्जाम का रूप ज्ञान कितना भी दे दे, एट द एंड ऑफ द डे मेंस निकाले हो तो हमको ये किए वो मेंस निकाले हो, वो सब कुछ बता देगा, लेकिन ये बतवा पे कभी दुनिया में अपना सब ज्ञान दे देगा कि हम ये किए हैं वो किए, तुम मेंस निकाले हो, नहीं नहीं हम सर का तो नोट्स भिड़ गया, अरे हम पूछ ही नहीं रहे दोस्त, हमारा सवाल है मेंस निकल तुम नहीं निकाले हो तो तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि आप भी तो एग्जाम दिए थे ना, आपने भी तो 5-6 अटेम्प्ट दिया था ना। आपको 45 वर्ष में जाके तो सब ज्ञानी हो ही जाता है, ज्ञान का महत्व तो तब है जब वो उस टाइम फ्रेम में हो ना। 70 वर्ष में किसको नहीं ज्ञान हो जाता है कि गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जब वो 20 वर्ष का था तो सबको गाली देते चलता था, है ना। तो इसी में आनंद लीजिए, सही भोजन, सही ढंग, सही विचार रखिएगा तो पर्सनैलिटी भी डेवलप करना है, बहुत बहुत काम रहना है। बाकी फैक्ट हमसे अगर आप पढ़िएगा, जुड़ते हैं अगर आप हमसे, हम आपके साथ महीना 1.5 महीना रहेंगे मैक्सिमम, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, 30-35 क्लास मैक्सिमम रहेंगे आपको, उसके बाहर बाकी आपको अगर आपको अगर अपने स्तर से किसी से दोस्ती हो, कोई आपको में भी नहीं हो, यहाँ भी 10 दिन पहले तक पूरा क्लास क्या था, क्रैश कोर्स चलता था, लगभग 150 बच्चा यहाँ पे 2 बैच लग गया था, क्योंकि 150 बच्चा एक बार में यहाँ नहीं पाएगा, 2 बैच भर के पढ़ता था। आप रिव्यू ले सकते हैं आराम से, क्योंकि लेना भी चाहिए, लेकिन हमारा रिव्यू सबसे बड़ा, अपार्ट फ्रॉम कोई घमंड, हम एक एग्जाम दिए, हमारा रिव्यू बीपीएससी दे दिया ना भाई, और क्या मतलब जबरदस्ती कैसे कुछ साबित, एग्जाम दीजिए निकालिए, कोई सर इंटरव्यू गए तो ये तो पता चलेगा कि मेंस क्वालिफाई किए हैं, तुम क्या बोलोगे या हम क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलोगे, तो
सरकार जब प्रमाणित कर दिया तो बात खत्म हो गया। तो यही है, आपको हम एक ओवरव्यू दिए कि भैया हमको फैक्ट भी आता है, हमारा ही एग्जाम है, आज तो हमारा ही एग्जाम था, कि फैक्ट भी आता है और कंसेप्ट भी आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है और ये भी आता है। और आपको अंतिम में बात बताते चले, किसी को ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, हमारा राजस्थान में आज से 3 साल पहले, हालांकि वो एग्जाम हुआ था, लेट आने में हुआ रिजल्ट, हमारा राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर, आप लोग जानते हैं ना, वहाँ भी सिलेक्शन हो चुका है हिस्ट्री का। लेकिन चूंकि अब हमको, क्यों हम अपना घर छोड़कर, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान, ये भी हो चुका है। तो हम लोग क्या है कि थोड़ा पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड हिसाब किताब है। अब चाहिए, मतलब कोई चाहेगा कि हल्ला करे, ये करे, इसलिए हम लोग को आप लोग ज़्यादा यूट्यूब पे हो है नहीं ना कि हमें जैसे क्वेश्चन भिड़ा रहे हैं, क्या भिड़ा है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो पोरबंदर में, मेरे से नॉर्मल बात। ठीक है, तो आपको फिर हम लोग मिलते हैं, ज़्यादा आपका टाइम लेना उचित नहीं है, तो जो समझाना था हम समझा दिए। बाकी भीड़ उड़ का, भीड़ तो 10 दिन में अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हिस्ट्री हिस्ट्री और क्या रहेगा, मेरा तो इंग्लिश था भाई। लेकिन हाँ 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 हाँ, ये वाले भ्रम में मत रहना कि हिंदी का नहीं होता। 69वीं का रिजल्ट देखे थे, उस समय क्या हल्ला हुआ था, याद है कुछ हल्ला, याद फॉलो करते थे उस समय बीपीएससी को, हिंदी का नहीं। 70वीं में क्या हल्ला हो गया, अरे लेकिन क्यों ले, तो उसमें किसका गलती है, मीडियम, अच्छा पीटी में हिंदी इंग्लिश क्या बात हो गई, और ये भी बात सही है कि पीटी में तो हिंदी इंग्लिश फैक्टर नहीं है, तो मतलब जो पढ़ा उसका सामान्य सी बात। हाँ, ये अच्छा बात लगा, मतलब आपका पॉजिटिव, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव माइंडसेट से आपने इस चीज को लिया। 69वीं में क्या हल्ला हुआ था, सुने थे ना, हम कर हल्ला हल्ला, वो तो होगा ही, हर बार होगा। अगर उर्दू मीडियम पढ़ाई होता तो वो भी होता दोस्त। 69वीं में हल्ला हुआ गया, अरे बाप रे बाप, हिंदी मीडियम ऐसे हो गया। 70वीं में क्या हल्ला हो गया, इंग्लिश मीडियम में। 71वीं में कुछ और हो, ये सब कुछ नहीं, जीरो। अच्छा पढ़ता तो हम कोई पहली बार तो 70वीं दिए नहीं थे, हम तो 66वीं मेंस भी लिखे थे, तो काहे नहीं मेरा हो गया था, उस समय तो हम अंग्रेजी में लिखते थे। अब बाकी 67वीं 69वीं काहे नहीं हो गया मेरा, उस समय तो हम इंग्लिश में ही लिखते थे ना। 70वीं में हम क्या हो गए, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर लिया अंग्रेजी में। जिस दिन अच्छा लिखे उस दिन, जिस दिन अच्छा लिखे उस दिन हो गया। हमको पता है कि हम इस दिन अच्छा, हम जस्ट ग्रेजुएट, तो हमको उस दिन भी कितना नंबर आया था, आज तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरा जो कैटेगरी है जनरल, उसमें कितना कट ऑफ गया है, तो गारंटी है कि हमको 460 आया है। ठीक है, गारंटी है कम से कम 460। तो हमको ये पता है कि हम 397 जिस दिन लाए थे उस दिन हम क्या लिखे थे, और जिस दिन हम 455-60 लाए हैं लगभग, उस दिन हम क्या लिखे, तो हम अच्छा लिखे। इस दिन हम पूरा मैथ गलत कर दिए थे, इस दिन हम मैथ, डीआई, कौन सा लैंग्वेज है डीआई में भाई, डीआई में तो कोई लैंग्वेज नहीं, कोई एकदम, ये बात क्या है, बकवास, कोरा बकवास। अगर इंग्लिश का ही होता तो हम तो बहुत दिन से दे रहे थे, हो जाना चाहिए था। सारे इंग्लिश वाले पास किए, एक लाइन की बात, सारे इंग्लिश वाले पास किए क्या, नहीं। सारे हिंदी वाले फेल किए क्या, बात खत्म हो गई। कोई ये सब कभी मत, तुम और हिंदी में पढ़ रहे हो तो तुम फेल कर देगा, पागल है क्या। और तुम कोई बता अपना अनुभव, हम बैठे हुए थे तो मैडम हमसे पूछी, मिस्टर, नाम नहीं कोई जानता वहां पे, ये बाबू, फंडामेंटल राइट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, व्हाई द डीपीएसपी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, मतलब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ आजादी के तुरंत बाद। तो हम बोलने का प्रयास किए, मैं फंडामेंटल राइट दिस, एक लाइन अंग्रेजी, बोल नहीं 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 बाबू, हिंदी में बोलिए। ये हुआ, तो हिंदी इंग्लिश जैसा, उसको अंग्रेजी का रहता तो हमको अंग्रेजी बोल लेते थे, हम बोल देते, लेकिन वो हमको खुद बोले कि भाई बाबू हिंदी में बोल, ऐसे ही बोलो, मैं हिंदी में बोलिए। सच, 2 महीना 4 महीना पहले की बात, वही बीपीएससी में, इसी एग्जाम में, ये सब भ्रम से क्या रहना है, बोले ना दोस्त, यही तो हम समझाए कि जिसको कोई काम नहीं है वो ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ, ये पढ़ लो, वो बहुत आराम से पढ़ो, मेहनत करो, तब होगा। आदमी को पसीना छूट जाता है, बोलना और करने में क्या है ना, बहुत ज्ञान देना और करके दिखाना,
ये दोनों में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा फर्क तो है। तो आपको रहना है, ठीक है, बाकी आप लोग आनंद लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।